वेल मार्केट की उथल पुथल से काफ़ी सारे लोग परेशान हैं एंड इन दैट केस काफ़ी सारे लोग मुझसे कमेंट्स में पूछते रहते हैं कि भैया हम इस तरह के केस में क्या करें, व्हाट शुड वी डू विद आवर पोर्टफोलियो, बेच दें या नया चीज़ खरीद लें, कमोडिटीज़ पे इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्या प्रभाव पड़ेगा जो रेट हाइक की बात हो रही है फेड जो करने वाली है मार्च के महीने में, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है और क्या हमें एफआईआई की सेलिंग डेटा से डरना चाहिए। वेल मैंने सोचा आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 ब्रॉडर पैरामीटर के बेसिस पे ये समझा दूं कि आपको शायद अभी पैनिक नहीं करना चाहिए और वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए इस तरह के मार्केट में। एंड मेक श्योर कि अगर आपको ये प्रयास पसंद आता है, रोज़ हम आपके लिए अलग अलग विषयों पे, स्टॉक मार्केट, फाइनेंस रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पे कवर करते हैं वीडियोस। अगर आपको प्रयास पसंद आता है तो लाइक्स में कमी मत कीजिएगा, इससे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम 7 पैरामीटर्स में से पहला पैरामीटर जो बर्निंग इशू है एफआईआई की सेलिंग, इससे बात करते हैं। तो मैं पहले कंटेक्स्ट बिल्ड कर देता हूँ। ब्राज़ील, कोरिया, इस तरह के देशों में लास्ट 6 मंथ से, जी हाँ अभी रिसेंट टाइम से नहीं, 6 मंथ से हमारे देश से डबल की बिकवाली हो रही है। अगर आप नेट टोटल देखेंगे तो करीब करीब हमसे पहले वहाँ पर बिकवाली चालू हो गई थी एफआईआई की, एंड अब और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गई है। तो काफ़ी सारे लोग सोच रहे हैं एज इफ इंडिया से ही पैसा जा रहा है। नहीं, काफ़ी सारे इमर्जिंग इकोनॉमी से एफआईआईज पैसा निकाल रहे हैं। क्यों? पहले आपको इस चीज़ का समझना पड़ेगा, व्हाट कुड बी द रीज़न। देखिए एफआईआईज के जब इन हाउस प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो हर जगह से पैसा निकालना शुरू कर देता है, ये उनका इनहेरेंट नेचर है। 2008 के क्राइसिस में जो लेहमन ब्रदर क्राइसिस था, एग्जैक्टली उतने बड़े स्केल पे इंडिया में नहीं था। ऑब्वियसली रियल एस्टेट प्राइसेस बहुत ज़्यादा पंप्ड अप थे, बट वैसा का वैसा केस नहीं था कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स यहाँ पे निपट रही हैं। बट स्टिल आपको यहाँ पर भी फॉल दिखा था जब एफआईआईज पैसा निकाल के ले गई थी। उस समय पे हमारे देश की डिपेंडेंसी ऑन एफआईआईज काफ़ी ज़्यादा थी, तो ऑब्वियसली इंपैक्ट थोड़ा ज़्यादा पड़ा, स्पेसिफिकली इन बैंक्स लाइक आईसीआईसीआई बैंक एंड ऑल, बिकॉज वहाँ पर एफआईआई का स्टेक ज़्यादा है। लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी कि वहाँ से भी हमने रिकवर कर लिया और एफआईआईज वापस आ गई हैं। सिंपल सी बात है, वहाँ पर इन हाउस इश्यूज चल रहे हैं। पहला, एफआईआईज डरी हुई हैं बिकॉज फेड के रेट्स हाइक होंगे, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को अब थोड़ा सेफ एसेट्स में पैसा लगाना चाहती है। दूसरी चीज़, आईपीओ से उनने काफ़ी ज़्यादा पैसा बनाया था, इसलिए वो लोग थोड़ा निकालने की कोशिश कर रही है। और तीसरी चीज़ जो है कि उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो अनिश्चितताएं बनी हुई हैं बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, इट्स बेटर कि हम अपना पैसा निकाल के ले जाएं। जैसे ही माहौल सही होगा यही एफआईआईज वापस पलट के आएंगे, बिकॉज लास्ट इतने सारे डिकेड से यही चीज़ होती है। तो पहली चीज़, शुड वी पैनिक? नो। एंड इंडिया वॉज एक्सपेंसिव एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जिसके कारण एफआईआईज थोड़ा पैसा निकाले। तो पहला चीज़ आपको क्लियर है कि ये जो हवा मचा के रखा हुआ है, इससे आपको डरना नहीं है। दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कमोडिटीज़ की बात करते हैं। देखिए मैंने इसको पहले भी आपको बताया, संक्षेप में बताऊँ तो क्रूड के दाम जो बढ़े हैं जो हाल फिलहाल में बिकॉज ऑफ दिस रशिया यूक्रेन वॉर, इसके चक्कर में ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ जाएगा, जिसके चक्कर में ऑब्वियसली जो भी सामान, जो भी एसेंशियल मटेरियल्स एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री, ये सारी चीज़ें पास ऑन होती थी, ये सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं। तो जाहिर सी बात है इस चक्कर में कमोडिटी इम्पैक्ट करती हैं स्टॉक प्राइसेस को। जैसे ही वापस, एज आई सेड, जैसे ही चीज़ें वापस थोड़ी सेटल डाउन होनी शुरू होंगी, तो बिकॉज ये जब बढ़ता है इन्फ्लेशन को ये और बूस्टअप कर देता है, महंगाई और बढ़ जाती है, जिसके कारण एक थोड़ा सा डर रहता है। बट सूनर और लेटर अगेन एक बार सेंटिमेंट नॉर्मल होगा तो वापस लोग आने लग जाएंगे। तो दिस कुड बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल टू ग्रैब एट राइट प्राइस, राइट स्टॉक्स एट राइट प्राइस। अब इसी के साथ जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा है माइंड सेट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए काफ़ी सारे लोग अभी तर्क निकाल रहे हैं कि मार्केट अभी जब गिर गया उसके बाद ये लोग कह रहे हैं कि यार ये वॉर हो गया, देखो इसलिए गिर गया, अरे वो देखो क्रूड का दाम बढ़ गया इसलिए गिर गया, अरे वो देखो फेड हाइक करने वाले इसलिए गिर गया, अरे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है इसलिए हो गया, अरे वो क्रिप्टो में ही हो गया। आपको एक चीज़ समझनी है, दैट मार्केट गिरता पहले, रीजंस बाद में बनते हैं। ध्यान से सुनिए, मार्केट फॉल्स फर्स्ट या गोज अप फर्स्ट एंड देन द रीजंस कम इनटू पिक्चर। आप खुद ही नोटिस कर लो, आज से 2 महीने पहले एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट फेड रेट हाइक, इसके कारण गिरेगा। अचानक से तब जब नहीं गिर रहा था, अचानक से जब ये वॉर वाला सिचुएशन और गिरा तो एवरीवन इज नाउ टॉकिंग अबाउट वॉर। तो माइंडसेट आप ये चीज़ बना लो कि मार्केट किसी को बता के ऊपर जाता नहीं है, नीचे नहीं जाता। नो वन कैन एक्यूरेटली प्रिडिक्ट द राइट टॉप्स एंड बॉटम्स। द ओनली थिंग जो हमारे हाथ में है कि आप निरंतर, अगर आप एक लंबा नजरिया रखते हो, एक सिंपल सा माइंडसेट बना लो। अगर भारत पे आपको विश्वास है, अगर इंडिया पे आपको फेथ है कि नहीं यार इंडिया इज गोइंग टू गो अप, पहले तो कमेंट्स में जरूर बताओ, डू यू रियली हैव, दिल पे हाथ रख के बताना, क्या आपको भारत की इकोनॉमी में फेथ है कि आने वाले 10, 15, 20, 25, 30 साल तक ये ग्रो करेगी? क्या आपको भरोसा है दिस विल बिकम अ डेवलप्ड इकोनॉमी? पहले दिल पे हाथ रख के कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपका आंसर यस है तो मेरे दोस्त
आप निरंतर SIP भारत पे करते जाइए, आप उसको रोकिए मत। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या हो जाती है, बहुत सारे आप में से भाई बंधु मेरे ऐसे हैं जिनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाती, जिनके पास समय नहीं है प्रॉपर रिसर्च करने का, किस प्रकार से ये सारी की जाए, किस प्रकार से निवेश किया जाए। तो अगर आप ये सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो आगे आने वाले 4 पॉइंट जानने से पहले मैं आपको एक बेस्ट सोल्यूशन दे देता हूँ। अभी मार्केट में गिरावट है और इसमें अक्सर आप लोग सुन रहे होंगे दैट लोगों को स्टॉक्स बाय करने चाहिए ऑन डिप्स या फिर SIP करना चाहिए एक्सेट्रा। बट काफ़ी सारे लोग शायद ये सोच रहे हैं कि कौन से स्टॉक्स बाय करें और कैसे करें और मंथली बेसिस में इनमें SIP कैसे करें। आई हैव द बेस्ट सोल्यूशन फॉर यू। आप लोग यूज कर सकते हैं SEP विच इज सिस्टमैटिक इक्विटी प्लान, जहां पर आप वेल रिसर्च स्टॉक्स पे सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये सुविधा आपको प्रोवाइड करते हैं मारवाड़ी फाइनेंशियल्स। जी हाँ, बेस्ट चीज ये है कि इनका इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है कि जहां पर भी ओवर वैल्यूड स्टॉक होते हैं तो ये उसको हटा देते हैं एंड इंक्लूड कर देते हैं वो कंपनीज जिनके पास तगड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है विद कंसिस्टेंट ग्रोथ एंड स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट। बोले तो रिसर्च की झंझट ही चले जाती है और आपको राइट प्राइस पे स्ट्रॉन्ग कंपनीज SEP के माध्यम से मिल जाती है। मारवाड़ी फाइनेंशियल्स के पास 30 इयर्स, जी हाँ 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है और 4 लाख से ज्यादा कस्टमर्स ये केटर कर चुके हैं स्पेसिफिकली इन द रीजन ऑफ गुजरात। और इनके रोबस्ट रिसर्च के तो क्या ही कहना। सो बिंदास आप लोग भी SEP शुरू कर सकते हैं बाय चेकिंग आउट द लिंक विच इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो अब हम समझेंगे कि वो कौन से सेक्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा इस पूरे टर्मोइल में अफेक्ट हो सकते हैं। तो पहली चीज जो है कि ये जैसे मैंने आपको बताया कि हायर फ्यूल प्राइसेस हो रही है बिकॉज ऑफ क्रूड, इसके चक्कर में ना ऑटो के सेल्स भी गिरेंगे। क्यों, आप इस चीज को समझिए। बिकॉज अब बहुत सारे लोग बोलेंगे जिनको गाड़ी लेने का प्लान था, वो बोलेंगे यार अभी और कुछ मतलब एक आध साल अपन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर देते हैं, बिकॉज गाड़ी लेंगे तो गाड़ी के साथ साथ तेल भी तो महंगा हो रहा है, तो तेल भी तो डलवाना है। तो ये सारी चीज़ों के चक्कर में लॉट ऑफ पीपल माइट प्रेफर, देखो ये मिडिल क्लास थिंकिंग होती है, नीदर यू नीदर आई कैन एक्चुअली चेंज दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो वो लोग प्रेफर करेंगे कि यार लेट्स ट्रैवल पब्लिकली, तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करेंगे, जिसके चक्कर में ऑटो सेल्स पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। दूसरी चीज़, अगर ये जो रशिया यूक्रेन की अगर बात करें तो ये ना मेजर गैसेस प्रोड्यूस करते हैं फॉर सेमीकंडक्टर। अगेन सेमीकंडक्टर का लिंक कहाँ पर चले जाता है, ऑटोमोबाइल से। तो वो ऑटोमोबाइल्स को थोड़ा सा इम्पैक्ट करेगी, जिसके कारण यहाँ पे सेल्स इम्पैक्ट हो सकता है। नेक्स्ट चीज़ आपको ये समझना है कि क्रूड का ये इतना ज़्यादा इसलिए हो रहा है बिकॉज एडिबल ऑयल या किसी और चीज़ की बात करें तो 80% हम इम्पोर्ट करते हैं ये रशिया एंड ऑल से, जिसके चक्कर में हमारे खाने के भी दाम बढ़ेंगे। नेक्स्ट चीज़, अच्छा कहाँ पर हो सकता है ये हिसाब से सोचिए। ये पूरा जो टर्मोइल होता है ना, तो सेफ हेवेंस में बहुत सारे लोग पैसे लगा लेते हैं। सेफ हेवेंस बोले तो गोल्ड, सिल्वर, इस तरह से, गोल्ड स्पेसिफिकली। तो जब गोल्ड पे पैसा लगाएंगे तो इस चक्कर में एक लॉजिकल बात क्या होगी कि जो गोल्ड लेंडिंग कंपनीज है, गोल्ड फाइनेंस कंपनीज हैं, जैसे अपनी कुछ कंपनीज हैं, आई डोंट वांट टू नेम एनी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अगर आपको पता कमेंट्स में बताएगा, उनको फायदा होगा। कैसे, देखिए हमारे देश में गोल्ड को एक अलग नजरिए से देखा जाता है, एक स्टेटस सिंबल दिया जाता है। तो इंसान डिफॉल्ट नॉर्मल लोन पे कर सकता है, बट बहुत कम लोग गोल्ड लोन पे करते हैं। रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट दे डू दिस थिंग बिकॉज घर की विमेन के गोल्ड लगे रहते हैं, माँ का गोल्ड, बेटी का गोल्ड, उस बेटी की शादी में जो लगने वाला है गोल्ड, जब ये गिरवी रखते हैं तो मेक श्योर करता है एक मिडिल क्लास इंसान कि मैं जो भी हो सके अपना इंटरेस्ट पे करके वापस गोल्ड को अपने घर पे ले आऊँ, मेरा जैसे ही फाइनेंशियल वाला काम हो जाए। तो दैट इज नंबर 1। बट अब यहाँ पर फायदा कंपनीज को कैसे होता है, जो उनके पास गोल्ड गिरवी रखे हैं, जब गोल्ड के दाम बढ़ते हैं तो इसका भी तो दाम बढ़ता है। तो बेसिकली जो कोलैटरल उनके पास है उसकी वैल्यू भी बढ़ती है। तो पॉइंट इज कि एक गोल्ड बेस्ड कंपनी को जरूर फायदा होगा। फर्टिलाइजर कंपनीज को थोड़ा नुकसान हो सकता है बिकॉज हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं रशिया से, तो वो होता है। बट ये जो अब डॉलर और INR के बेसिस पे जो फ्लक्चुएशन हो रहा है, दैट इज जब भी रुपी डेप्रिशिएट होता है और डॉलर बढ़ता है ना, इसका फायदा एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनीज को होता है। और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट यहाँ पर कौन करते हैं, फार्मा और IT। पर IT का थोड़ा वैल्यूएशन ऑलरेडी मेरे को ज्यादा लगता है, बट फार्मास कुड बी अ प्रेफर्ड बिट। तो आप देख रहे हो किस प्रकार से हम कभी भी अपने चैनल पे कॉम्प्लेक्स चीजों के बारे में बात नहीं करते, सिंप्लिसिटी के साथ आप बहुत सारी चीजें निकाल सकते हो। एंड यू हैव टू बी अ गुड ऑब्जर्वर यार। अगर आप चीजों को ऑब्जर्व करोगे कि आसपास क्या हो रहा है, किस चीज की डिमांड नहीं घट रही है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन रशिया एंड यूक्रेन, किस चीज की डिमांड अभी भी बढ़ रही है, ये छोटी छोटी चीजों का ना अगर आप ध्यान रखते हो तो आप बहुत मोटा पैसा कमा सकते हो शेयर बाजार पे। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द रेट हाइक्स। रेट हाइक्स को लेके बहुत ज्यादा, तो मैंने सोचा एक अलग से सेगमेंट पे इसके बता दूं। तो क्या कुछ लोग सोच रहे हैं कि फेड तो उधर रेट हाइक करेगा, क्या RBI भी एक चीज करेगा? तो ऑब्वियसली RBI क्यों नहीं करेगा? मेरे हिसाब से करीब करीब
20-25 बेसिस पॉइंट का 2-3 बार हाइक उसको करना ही पड़ेगा, बिकॉज क्या होता है कि इनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है जिस तरह महंगाई बढ़ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए। इसके कारण क्या होगा, इसके कारण मोमेंट्री एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ेगा, बट मुझे क्या लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं जाएगा, बिकॉज स्पेसिफिकली इंडिया की अगर बात करूं तो ये हाइक के बाद भी कंजम्पशन यहाँ पे डाउन नहीं होगा, क्योंकि मुझे लगता है कुछ सेक्टर्स पे कंजम्पशन पिक करेगा। कैसे, देखिए हमारे लास्ट 1-2 साल से नहीं, कोविड के नए नए वेरिएंट के चक्कर में कभी भी प्रॉपर समर सेल्स नहीं हुई है। समर सेल्स इन द सेंस समर बेस्ड प्रोडक्ट्स की, एयर कंडीशनर्स हो गए, बर्फीली रिलेटेड चीज़ों के ज़्यादा सेल्स नहीं हुए। तो दिस वुड बी वन ऑफ द फर्स्ट टाइम्स व्हेन आप लोग न्यूज़ में भी पढ़ रहे कि इंडिया की चीज़ें ओपन अप हो रही है, ये सारी चीज़ें, तो ऑल द शॉपकीपर्स, ऑल द बिजनेसमैन आर रियली हैप्पी कि इन सारी चीज़ों की सेल्स बढ़ेगी। तो ये सारी सेल्स बढ़ेगी तो ऑब्वियसली पैसा तो आएगा मार्केट में। तो आपको ये चीज समझनी है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इवन विद दीज रेट हाइक्स ये कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी कम होगी। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं रिटर्न्स की। हमको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, किस प्रकार के रिटर्न्स के लिए अब हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। पहली चीज ना, 100% रिटर्न वाली चीजों को चेज करना बंद करो। 100% इन सेंस 100 टाइम्स वाली। ये तरह के रिटर्न आज के समय में केवल वो लोग जो स्टार्टअप में इनिशियल इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर प्राइवेट इक्विटी वाले वही कर पाएंगे। आपको जान के हैरानी होगी, कोटक महिंद्रा बैंक में जो सबसे ज्यादा पैसा बनाया ना, वो उन लोगों ने बनाया, वो फंड हाउसेस थे जिन्होंने $2 मिलियन तब लगाया कोटक बैंक पे जब कोटक बैंक को बैंकिंग का लाइसेंस भी नहीं मिला था। कोटक पे लगाया था, कैन यू जस्ट इमेजिन। तो बट उनको लाइसेंस मिलने वाला, तो उसके पहले जिनने पैसा लगाया उनने सबसे ज्यादा पैसा बनाया। आज के टाइम पे आप खुद देखो, 5000 शेयर्स है, आपको कितने 100x देखते हैं, गिनती के 5-10 आप बोल सकते हो, बजाज फाइनेंस बोल लोगे, थोड़े फार्मा के एक आध नाम ले लोगे, आयशा ले लोगे, वही गिनती के। तो आपको 100x नहीं देखना, आपको कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न, टाइम टू टाइम SIP, इस पे फोकस करना है। दैट्स द, बिकॉज उस समय पे मार्केट उतने मेच्योर नहीं थे, तो एक लैग था बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, इसलिए लोगों ने बहुत सारा पैसा बनाया। नॉट नेसेसरी कि आगे भी चल के आप इस प्रकार के पैसे हर बार बना सकते हो, आपके दिमाग में ये चीज फिट कर लो। फाइनली आपको समझना पड़ेगा कि हर स्टॉक मार्केट एस्पिरेंट को कोई भी सिचुएशन हो उससे एक ही चीज बता सकती है, उनके खुद के रूल्स और उनके खुद के फ्रेमवर्क। आपको आपके स्टॉक प्राइसेस और स्टॉक सिलेक्शन, इन सारी चीजों के बेसिस पे भी ना आपको अपना एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल आप अपना एक सिंपल सा फ्रेमवर्क बना सकते हो। पहला चेक लगा लो कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अगर कंपनी में बहुत कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज है, बार बार केसेस चलते रहते हैं सुप्रीम कोर्ट और ये वाली चीजें, तो उसको थोड़ा साइड में रख लो। दूसरा है वैल्यूएशन। अगर मार्केट के उसके कॉम्पिटिशन के बेसिस पे वैल्यूएशन ज्यादा है तो आप इस चीज को इग्नोर कीजिए। तीसरी चीज है, अगर आपको लगता है कि यार इंडस्ट्री का थीम सस्टेनेबल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैं पर्सनली एक लॉन्ग होराइजन के बेसिस पे पेपर स्टॉक्स पे इन्वेस्ट नहीं करता हूं, ऑल्दो कुछ अच्छे पेपर स्टॉक्स हैं जो पैकेजिंग पे वो ठीक है, मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे लगता है सूनर और लेटर एवरीथिंग विल टर्न इनटू डिजिटलाइजेशन। और मैं कीन ऑब्जर्व करता हूं कि यार आज से कुछ साल पहले लोग सब कुछ न्यूज़पेपर घर पे मंगाते थे, आज बहुत सारे लोग केवल ऐप और डिजिटल माध्यम से पेपर को कंज्यूम कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें बदल सकती हैं। आई कैन बी रॉन्ग, बट मुझे लगता है कि ये एक तो हम पेड़ बचाने के चक्कर में भी हैं और ये सारी चीज़ें, तो ये अफेक्ट कर सकती है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ये पूरी इंडस्ट्री डिसरप्ट हो जाए। नेक्स्ट, हिस्ट्री आप देखिए कि उस कंपनी की हिस्ट्री कैसा है, बहुत ज़्यादा लोचेला पाटे तो नहीं है, अगर हैं तो उस चीज़ से दूर रहने की कोशिश कीजिए। एंड फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा मैं चाहे किसी स्टार्टअप पे इन्वेस्ट करता हूँ, चाहे कहीं पर भी इन्वेस्ट करता हूँ या स्टॉक पे इन्वेस्ट करता हूँ, मैं हमेशा ये कहता हूँ, आई डोंट बेट ऑन द हॉर्स, आई बेट ऑन द जॉकी। मतलब मैं उस प्रमोटर पे बैटिंग करता हूँ, भले ही कंपनी में थोड़ा टर्मोइल चल रहा है, पर अगर उस प्रमोटर के अंदर कॉन्फिडेंस है, उस प्रमोटर ने पहले अपनी स्किल्स को डेमोन्स्ट्रेट किया कि भाई मैं किसी भी प्रॉब्लम से निकल सकता हूँ, तो मैं नहीं डरता हूँ, मैं उधर आराम से जाके निवेश करता हूँ। तो दोस्तों, ये थे वो 7 पॉइंट जो मैंने एकदम स्पीड में आप लोगों को समझाने की कोशिश करे। आशा करता हूँ आपको मेरे ये प्रयास पसंद आए। कमेंट्स में ज़रूर बताएगा आपको और किन विषयों पे वीडियोस चाहिए, और लाइक्स पे कमी मत कीजिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।